अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक NVK। सो गाइस, आज हम एक और बाइक को ऐड करने जा रहे हैं अपनी रीजन्स नॉट टू बाई की सीरीज़ के अंदर। आज हम जिस बाइक को ऐड करने जा रहे हैं वो है द लेजेंडरी होंडा CG125। होंडा CG125 आज हम बात करेंगे कि होंडा CG125 को आपको क्यों नहीं परचेज़ करना चाहिए, इसको ना परचेज़ करने की क्या क्या रीज़न्स हैं, इस बाइक के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो अब आज हम उन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हम एंड में ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए इन रीजंस की बिना पर या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, होंडा CG125 को ना परचेज़ करने की जो सबसे पहली रीज़न बनती है वो है इस बाइक के लुक्स। इस बाइक की जो लुक्स हैं वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इस बाइक को 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इतने अरसे में लुक्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। अगर आप मेजर चेंजेस की बात करें तो मेजर चेंजेस तो इस बाइक के अंदर आपको हेडलाइट, थोड़ी सी हेडलाइट जो है उसकी शेप चेंज मिल गई है। उसके अलावा जो बैक लाइट है उसकी शेप चेंज मिल गई है, बस। बाकी इसके अंदर जो शेप है उसको चेंज नहीं किया गया। इसकी जो बॉडी की शेप है उसको सेम रखा गया है। इसकी जो टैंक है, टैंक की शेप को भी सेम रखा गया है। अब अगर आप हर साल कंपेयर कर लें तो हर साल सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफिक्स की ही चेंजिंग मिल रही है और उसके अलावा कोई भी चेंजिंग नहीं मिल रही। बाइक बिल्कुल आपको सेम टू सेम ही मिलता है। आपको हेडलाइट भी सेम टू सेम शेप वाली मिलती है, आपको बैकलाइट सेम टू सेम शेप वाली मिलती है। 2000 के बाद इन्होंने यही एक मेहरबानी की थी कि जो हेडलाइट की शेप है और बैकलाइट की शेप है बस वही चेंज की थी। 2000 से पहले दूसरी शेप थी, 2000 के बाद दूसरी शेप थी। अब 2000 के बाद जो शेप चल रही है वो 2022 तक चलती आ रही है। तो मेरे ख्याल में इसकी जो शेप है वो ओल्ड हो चुकी है और इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। सो गाइस, इसको ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक का इंजन। इसका जो इंजन है वो दोनों चीज़ों पे फॉल करता है, अच्छाई की तरफ भी फॉल करता है, बुराई की तरफ भी फॉल करता है। अच्छाई में जो इंजन की अगर हम अच्छाई की बात कर लें तो वो मैंने आपको पहले बताई थी। इसके इंजन के अंदर आपको पावर ज़बरदस्त मिल जाएगी। पावर का आपको इसके अंदर इशू मिलेगा ही नहीं। आपको जो इश्यूज़ बाकी बाइक्स में मिल रहे हैं पावर वाले, तो पावर वाला आपको इशू इस बाइक के अंदर तो नहीं मिलने वाला। इस बाइक की पिकअप भी बहुत ज़बरदस्त है, इस बाइक की ओवरऑल स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त है, तो आपको पावर का तो इसके अंदर इशू नहीं मिलने वाला। अब ये तो हो गई अच्छाई की बात। अगर हम बुराई की तरफ आएँ तो बुराई फिर आ जाती है इंजन के अंदर वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन से बहुत लोग तंग है, ऑलमोस्ट हर बंदा ही तंग है। जो इस बाइक को परचेज़ करता है वो ऑलमोस्ट वाइब्रेशन से तंग ही है और ज़्यादातर वाइब्रेशन से वो लोग तंग होते हैं जिन्होंने होंडा 125 को परचेज़ किया है थोड़े से लंबे टूर के लिए। अब लंबे टूर से मेरा मुराद ये है कि कम से कम 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र उनका डेली होता है, तो वो लोग फिर बाइक पे थक जाते हैं। अब कंफर्ट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, सीट से, शॉक से और इंजन से। इस बाइक की जो सीट है, सीट के बारे में बाद में बात करेंगे, इंजन की बात कर लेते हैं। तो जो इंजन है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने में, वाइब्रेशंस पूरी की पूरी प्रोड्यूस करता है। अब इसमें इंजन का भी फॉल्ट नहीं है, इंजन को जिस तरह आप बनाएंगे उस तरह वो आपको रिस्पॉन्स देगा। इसका जो इंजन है वो ओवरहेड वाल्व टेक्नोलॉजी का इंजन है। अब जो ओवरहेड वाल्व टेक्नोलॉजी है वो आपको पावर तो बेहतर देती है लेकिन साथ साथ वाइब्रेशंस भी दबा के देती है। अब आप CD70 को 60 की स्पीड पे चला लें, फिर उसके बाद आप होंडा 125 को 60 की स्पीड पे चला लें, आपको लग पता जाएगा, दोनों में फ़र्क अच्छा भला पता लग जाएगा आपको। तो वाइब्रेशंस इस बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा हैं और ना बर्दाश्त नहीं होते इसके अंदर वाइब्रेशंस। इसके अलावा इसको ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर क्लच प्लेट्स का इशू। ये क्लच प्लेट्स का इशू अभी रिसेंटली नहीं है, क्लच प्लेट्स का इशू काफ़ी टाइम से चल रहा है इसके अंदर। अब मैं ये तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन काफ़ी टाइम से इसके अंदर क्लच प्लेट्स का इशू चल रहा है और अक्सर लोग जब न्यू बाइक को परचेज़ करते हैं उनको 3 से 4 महीने बाद क्लच प्लेट्स चेंज करवानी पड़ जाती हैं। अब 3 से 4 महीने बाद वो वाले होते हैं जो ज़रा बाइक को दबा के चलाते हैं। बेशक बाइक को आप दबा के चलाएं, लेकिन बाइक के अंदर जो पार्ट होता है उसकी भी एक क्वालिटी होती है। अब क्लच प्लेट्स जल्दी चेंज होने का मतलब ये है कि जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब क्लच प्लेट्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, क्लच प्लेट्स अच्छा टाइम चल जाती हैं, लेकिन होंडा 125 के अंदर क्लच प्लेट्स का ऑलमोस्ट हर बंदे को इशू आ चुका है और होंडा 125 के अंदर क्लच प्लेट्स का इशू ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये 2022 तक अभी तक चलता आ रहा है, तो क्लच प्लेट्स का इशू इसके अंदर अभी भी है, आपको जल्दी इसके क्लच प्लेट्स चेंज करवानी पड़ जाती हैं। इस बाइक को ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर वेट बेयरिंग का इशू। अब जो वेट बेयरिंग का इशू है वो 2022 मॉडल के अंदर काफ़ी लोगों को आ चुका है। बहुत से लोगों ने 2022 मॉडल को परचेज़ किया है, शोरूम से निकालने के बाद जब घर तक गए हैं तो उनको वेट बेयरिंग का इशू मिल रहा है।
2022 से जो पहले वाले मॉडल्स थे उनमें कम था, मतलब इक्का दुक्का लोगों को मिलते थे इश्यूज़। लेकिन 2022 मॉडल जब इन्होंने लॉन्च किया है तो 2022 मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को वेट बेरिंग का इशू इस बाइक के अंदर मिल रहा है। तो वेट बेरिंग का इशू भी इस बाइक के अंदर है। इसके अलावा इसको ना परचेस करने की जो एक तरह से नेक्स्ट रीज़न बनती है वो है इस बाइक के अंदर क्रैंकशैफ्ट का इशू और कैम बेरिंग। तो इस बाइक के अंदर आपको जो क्रैंकशैफ्ट है वो भी हल्की क्वालिटी का मिल रहा है, इसके अंदर जो कैम बेरिंग है वो भी हल्की क्वालिटी के मिल रहे हैं। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। क्लच प्लेट्स वो तो शुरू से इशू चलता आ रहा है, वेट बेरिंग, कैम बेरिंग और क्रैंकशैफ्ट। तो ये 3 इशू तो इस बाइक के अंदर अभी से आ रहे हैं। मतलब अगर आप न्यू बाइक परचेज़ करते हैं तो न्यू बाइक परचेज़ करने के कुछ लोगों को तो फ़ौरन ही, जैसे वो न्यू बाइक परचेज़ करते हैं घर तक जाते हैं उनको इशू आ जाता है। कुछ लोगों को हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते चलाने के बाद इशू आता है। कुछ लोगों को ज़रा देर से इशू आता है, लेकिन इशू आता है। मतलब ये मसला ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का लोगों को है, ये मसला ऑलमोस्ट हर बंदे को आता है जो 2022 मॉडल को परचेज़ करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बाइक की क्वालिटी कैसी है। इंजन क्वालिटी इन्होंने बहुत ज़्यादा गिरा दी है। 2010 से पहले वाले जो बाइक्स थे वो तगड़े बाइक्स थे, मजबूत बाइक्स थे, उनकी जो क्वालिटी थी वो आउट क्लास थी। लेकिन 2010 के बाद इन्होंने बॉडी पार्ट्स की भी क्वालिटी घटा दी है। 2010 के बाद इन्होंने अपने जो इंजन के अंदर पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी भी घटा दी है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो ये इश्यूज़ हैं इस बाइक के अंदर। उसके अलावा इसको ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर फ़ीचर्स। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस के हिसाब से इसके अंदर फ़ीचर्स होने चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम मीटर की बात कर लें तो मीटर के अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है। उसके अलावा असेंबलीज में आपको राइट साइड पे तो कुछ नहीं मिल रहा, लेफ्ट साइड के ऊपर सब कुछ मिल रहा है। अब फीचर्स वाइज मेरे ख्याल में इस बाइक के अंदर जितनी इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है उस हिसाब से इसके अंदर या तो मीटर में फ़ीचर्स पूरे होने चाहिए थे या फिर इस बाइक के अंदर असेंबलीज में फ़ीचर्स पूरे होने चाहिए थे। तो फीचर्स की इस बाइक के अंदर आपको बड़ी कमी फील होती है आजकल के दौर में। सो गाइस, ये कुछ रीज़न्स थी इस बाइक को ना परचेज़ करने की। अब इनमें जो मेजर रीज़न्स बनती हैं उनमें एक तो क्लच प्लेट्स का इशू आता है, वेट बेरिंग, कैम बेरिंग, क्रैंकशैफ्ट, ये इश्यूज़ तो मेन है इसके अंदर और ऑलमोस्ट हर बंदे को इस तरह का इशू फेस करना पड़ गया। अब ये इशू क्यों आता है? इस तरह के इशू आने के 2 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो वो क्वालिटी है कि क्वालिटी जो है वो बाइक की बिल्कुल ही घटा दी है इन्होंने। बॉडी पार्ट्स की क्वालिटी भी घटा दी है, इंजन पार्ट्स की क्वालिटी भी घटा दी है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो इंजीनियर्स हैं जब वो बाइक को असेंबल कर रहे होते हैं तो जिस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगना होता है, जिस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बिठाना होता है अपनी जगह पर, उस चीज़ को वो प्रॉपर अपनी जगह पर नहीं बिठाते हैं, जिसकी वजह से बाइक के अंदर जब आप घर तक लेके जाएं तो वो इशू आ जाता है। तो ये 2 रीज़न्स होती हैं बाइक के अंदर ज़्यादा इशू आने की। और 2022 मॉडल में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। 2022 में ऑलमोस्ट जो बंदा परचेज़ कर रहा है न्यू, उसको ये इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है। सो गाइस, ये कुछ रीज़न्स थी इस बाइक को ना परचेज़ करने की। और उसके अलावा मैं आपको प्राइस बता देता हूँ इस बाइक की। तो होंडा CG125 की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,63,500 रुपये, 1,63,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस चल रही है। सो गाइस, इस बाइक को ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। इस बाइक के अंदर ब्रेकिंग का अभी तक इशू आ रहा है। ये ब्रेकिंग का इशू अभी कोई नया इशू नहीं है, ये ब्रेकिंग का इशू काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। अब इस बाइक की जिस तरह की स्पीड है उस हिसाब से इस बाइक की बिल्कुल भी ब्रेकिंग नहीं है। अगर आप ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग कर लें तो बाइक के टायर स्लिप हो जाते हैं। जिस हिसाब से इस बाइक की स्पीड है, इस बाइक की जो स्पीड है वो 120 तक तो है, 120 तक ये बाइक चला जाता है। अब 120 की स्पीड में जब आप ब्रेक मारने लगते हैं तो ब्रेक मारते वक्त आपको लग पता जाता है, अच्छा भला ये डरा देता है ब्रेक मारते वक्त, क्योंकि इस बाइक के टायर स्केट कर जाते हैं। और अगर आप स्लो स्पीड में भी ब्रेकिंग करें तो आपको पता लग जाता है कि इस बाइक की ब्रेक कैसी है। अब 2022 मॉडल में इन्होंने कहा तो है कि ब्रेकिंग इम्प्रूव की है, लेकिन यूज़र्स यही बात कर रहे हैं कि ब्रेकिंग हमें इम्प्रूव नहीं लग रही, इस बाइक की ब्रेकिंग वैसे की वैसी ही है। तो मेरे ख्याल में जिस हिसाब से इस बाइक की स्पीड है उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग भी होनी चाहिए। सो गाइस, इस बाइक को ना परचेस करने की जो एक और रीज़न है वो है इसकी अनस्टेबिलिटी। ये बाइक अगर आप थोड़ा सा हाई स्पीड पे चले जाएं तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता। हाई स्पीड क्या, अगर आप 60 क्रॉस भी कर लें तो आपको पता लग जाता है, बाइक हिलने लग जाता है इस तरह। एक तो वाइब्रेशन का भी इशू है, वाइब्रेशन की वजह से बाइक ज़्यादा हिलने लग जाता है। और जब आप ज़्यादा स्पीड पे होते हैं तो बाइक ऐसा लगता है जैसे हवा में चल रहा है, बाइक रोड पे नहीं चल रहा, इतना अनस्टेबल हो जाता है बाइक। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हवा का झोंका आ जाए बाइक इधर उधर हो जाएगा, बिल्कुल भी बाइक स्टेबल नहीं है। तो इसकी जो अनस्टेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि होंडा 125 जो भी परचेज़ करता है अक्सर लोग तो भगाते हैं।
तो उस हिसाब से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बेहतर होनी चाहिए थी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनर को लाइव में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।